बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 516 का करेंगे लेक्चर नंबर 24। आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग टी टेस्ट के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, अब तक हमने जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं ना इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के, उसमें हमने जी स्कोर के हवाले से बात की थी। यानी कि जी स्कोर को इस्तेमाल करते हुए आप मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करते हैं। आप टेस्ट हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। जब आप लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी हम लोगों ने जी स्कोर्स का ही इस्तेमाल किया था। डिफरेंट जगह पर हम लोगों ने जी स्कोर्स का इस्तेमाल किया था। जी स्कोर्स के एक अल्टरनेटिव भी है जिसको हम लोग बोलते हैं टी स्टैटिस्टिक। ठीक है, यानी कि वहाँ पे टी वैल्यूज़ को यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ जी वैल्यूज़। ठीक है, पहले तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि इसको यूज़ क्यों किया जाता है, इसके पीछे मेन रीज़न क्या है, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सैंपल का मीन होता है, हम उसके बारे में उम्मीद ये लगाते हैं कि जो हमारा जो सैंपल मीन होगा वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पॉपुलेशन मीन जितनी ही वैल्यू आएंगी। अगर ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं कि सैंपल मीन को ही आप लोग इस्तेमाल करते हुए पॉपुलेशन मीन के बारे में आप लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसी अजम्पशन की बुनियाद पे कि आपका जो सैंपल मीन है वो आपकी पॉपुलेशन मीन को एक्सपेक्ट करेगा। दूसरी चीज़, जो स्टैंडर्ड एरर होता है वो आपको ये बताता है कि कितने अच्छे से हमारा सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन को अप्रॉक्सीमेट करेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर आपको ये बताता है कि कितना डिफरेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितने डिफरेंस की हम तवक्को कर सकते हैं सैंपल मीन में और पॉपुलेशन मीन में। ठीक है, ये होता है आप लोगों का स्टैंडर्ड एरर। तीसरी चीज़ जो हमने अब तक देखी वो ये कि आप पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंसेस जब ड्रॉ करते हैं तो आप क्या करते हैं कि सैंपल मीन को हाइपोथेसाइज पॉपुलेशन मीन के साथ कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं? जी स्कोर के टेस्ट स्टेटिस्टिक को आप लोग इस्तेमाल करते हैं। जी स्कोर फाइंड आउट करने का हमने फार्मूला ये पढ़ा था, एम यानी कि सैंपल मीन माइनस ये माइक्रो क्या है, पॉपुलेशन मीन। सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय ये जो सिग्मा एम है ये क्या है, स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने जो है वो देखी थी। और ये स्टैंडर्ड एरर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अंडर रूट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने जी स्कोर की मदद से टेस्ट किए थे। यहाँ पे आप लोगों को रिवाइज भी हो चुका होगा और मैंने आपको फर्स्ट डे की जब हमने फाइनल के लेक्चर स्टार्ट किए थे तो मैंने आप लोगों को कहा था कि अपने पास एक पेज रखें। तो जिन बच्चों ने पेज रखा हुआ होगा उनको तो अच्छे से ये फार्मूला लिखा हुआ होगा उनके पास। जी स्कोर के साथ एक प्रॉब्लम है, एक शॉर्ट कमिंग है। अब वो कौन सी शॉर्ट कमिंग है? वो ये है, जी स्कोर फार्मूला में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जितनी हमें अवेलेबल होती है उससे भी ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ये आपका MCQ कहता है कि जी स्कोर फार्मूला रिक्वायर्स मोर इन्फॉर्मेशन दैन इज यूजली अवेलेबल। जी स्कोर्स, अब देखें ना, जी स्कोर्स में आप लोगों को पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, वो आपको पता होगी तो ही आप लोग स्टैंडर्ड एरर को कंप्यूट कर सकते हैं। अब ज़्यादातर जो सिचुएशंस होती हैं वहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का नहीं पता होता, क्योंकि जब आप लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं तो आप ऐसे ही पॉपुलेशन के बारे में नॉलेज गेन कर रहे होते हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता, वो आपकी अननोन पॉपुलेशन होती है। तो जी स्कोर जब भी आपने यूज़ करने हो अननोन पॉपुलेशन के बारे में तो उसके लिए आपको पॉपुलेशन को जानना ज़रूरी होता है जी स्कोर कंप्यूट करने से पहले। तो यानी कि आपको पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में पता होना ज़रूरी होता है। इस सारे प्रॉब्लम का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जब आपको पॉपुलेशन की वेरिएबिलिटी का ना पता हो, स्टैंडर्ड डिविएशन का या वेरिएंस का ना पता हो, तो भी आप लोग क्या करते हैं कि पॉपुलेशन की वेरिएबिलिटी की जगह पे सैंपल की वेरिएबिलिटी को यूज़ करते हैं। ये डिफरेंस होता है जी स्कोर में और टी स्कोर में। जी स्कोर में आप लोग पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन को लेते हैं, पॉपुलेशन की वेरिएबिलिटी को लेते हैं। टी टेस्ट वो टेस्ट होता है जहाँ पे आपने जस्ट सैंपल के साथ ही काम करना होता है, सैंपल का ही मीन, सैंपल की ही जो है ना वो स्टैंडर्ड डिविएशन, सैंपल का ही वेरिएंस, वो सारी चीज़ें आप लोग इसमें लेते हैं। यहाँ पे जी स्कोर का ये जो फार्मूला है ना, अगर आप लोग इसको देखें तो यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ना, ये पॉपुलेशन की होती है, आपके पास पॉपुलेशन का मीन होता है। ठीक है, और ये जो स्टैंडर्ड एरर होता है ये फाइंड आउट करने के लिए भी आप लोगों के पास जो फार्मूला था उसमें आप लोगों को आपने क्या करना होता है कि पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन को आप लोगों ने डिवाइड करना होता है अपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ। अच्छा, टी स्टैटिस्टिक को जो इंट्रोड्यूस किया गया था, सैंपल की जो वेरिएंस होती है ना वो अनबायस्ड एस्टीमेट होता है, यानी कि तासुब से पाक होता है, बिल्कुल ठीक
सैंपल वेरिएंस हमेशा पॉपुलेशन की वेरिएंस को बिल्कुल ठीक एस्टिमेट करके आपको देती है, इसमें किसी भी किस्म का शक व शुबा नहीं होता। तो सैंपल की वेरिएंस बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। सैंपल की वेरिएंस को फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होता है, एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एम होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। ये आप लोग अपने पास नोट भी कर लें और हमने पीछे मिड के लेक्चर्स में इसको पढ़ा भी था। इसका दूसरा ये होता है एस एस क्या है हमारे पास, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय एन माइनस 1, ये भी फार्मूला होता है। दूसरा का ये फार्मूला होता है एस डिवाइडेड बाय डी एफ क्या होता है एन माइनस 1, डी एफ का फार्मूला होता है एन माइनस 1। डी एफ इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हम आगे चल के हम लोग इसको देखते हैं। ये आप लोग अपने फार्मूलाज अपने पास नोट डाउन कर लें। सैंपल वेरिएंस इज इक्वल टू एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 या एस डिवाइडेड बाय डी एफ, ठीक है। और सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या फार्मूला होगा, सेम यही फार्मूला, बस ये है कि आपने इसके ऊपर अंडर रूट लगा देना है। सैंपल की वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए अब आप लोग स्टैंडर्ड एरर का एस्टीमेट लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू कैसे कंप्यूट करेंगे, या तो आप लोग स्टैंडर्ड डिविएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप लोग वेरिएंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो, जब हम लोग डिजीज स्कोर्स के बारे में बात की थी, तो वहाँ पे आप लोग स्टैंडर्ड एरर को कैसे कैलकुलेट करते थे, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। ये वाला जो सिंबल होता है ना, ये पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो हमारे टी टेस्ट वाली जो सिचुएशन होती है, इसमें स्टैंडर्ड एरर का एस्टिमेट लगाने के लिए आप क्या करेंगे, पॉपुलेशन की जो स्टैंडर्ड डिविएशन थी उसकी जगह पे आप लोग सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन आप लोग लगा देंगे। ये थी ना पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन, इसकी जगह पे आप लोग सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे आप लोग एस लिख देंगे, ठीक है। एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू एस एम, इसको आप लोग एस एम से डिनोट करेंगे। यहाँ पे आप लोग क्या कहते थे, सिग्मा एम क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि वो पॉपुलेशन की थी। यहाँ पे आप लोग सैंपल की कैलकुलेट करें, इसलिए आप लोग एस एम का सिंबल इस्तेमाल करेंगे और एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, ठीक है। और अगर आप लोग ये होता है जब आप लोग वेरिएंस को ले रहे होते हैं, जब आप लोग स्टैंडर्ड डिविएशन को ले रहे होते हैं तो वहाँ पे सैंपल की अगर आप लोगों ने वेरिएंस को नहीं इस्तेमाल करना, आप लोगों ने सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन को इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पे ये फार्मूला होगा अंडर रूट एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे आपने ये बात नोट करनी है कि जो स्टैंडर्ड एरर है, यहाँ पे कहाँ गया हमारे पास सिंबल फॉर द एस्टिमेटेड, हाँ एस्टिमेटेड, अच्छा जो होता है ना हमारा जो पॉपुलेशन में जब हम लोग स्टैंडर्ड एरर को फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड एरर ही बोलते हैं। सैंपल वाली सिचुएशन में जो हमारी अभी जो करंट सिचुएशन होती है टी टेस्ट में, इसमें जब आप लोग स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट को जब करते हैं ना फाइंड आउट, तो उसको आप लोग सिर्फ स्टैंडर्ड एरर नहीं बोलते, एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट, उसको आप लोग डिनोट किसके साथ करते हैं, एस एम के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं रियल स्टैंडर्ड एरर का एस्टिमेट लगाने के लिए, और जब आपके पास वैल्यू अननोन होती है, क्योंकि हम लोग ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन आप लोगों को मालूम नहीं होती, तो आप लोग क्या करते हैं कि सैंपल की वेरिएंस या सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों ही तरह से आप लोग कंप्यूट कर सकते हैं और आपको एक एस्टिमेट मिल जाता है कि कितना स्टैंडर्ड डिफरेंस मौजूद होगा सैंपल की मीन में और पॉपुलेशन के मीन में, ठीक है। अब यहाँ पे मजीद दोबारा से ये वाला फार्मूला लिख दिए, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लें। एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू, इसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, एस एम के साथ, और इज इक्वल टू अंडर रूट एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अच्छा यहाँ पे अब देखें, हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर जो होता है ना हमारा ये टी टेस्ट में, इसमें हम लोग वेरिएंस को ही इस्तेमाल करके फाइंड आउट कर रहे होते हैं स्टैंडर्ड एरर को और टी टेस्ट को। क्यों? स्टैंडर्ड डिविएशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वेरिएंस को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इसके दो रीजन होते हैं। एक तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सैंपल की जो वेरिएंस होती है वो अनबाइस्ड होती है, वो हमेशा बिल्कुल एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करके देती है आपको पॉपुलेशन की वेरिएंस, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट तरीका होता है स्टैंडर्ड एरर का एस्टिमेट लगाने का, जब आप लोग सैंपल वेरिएंस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसकी बुनियाद पर आप लोग पॉपुलेशन की वेरिएंस का एस्टिमेट लगा रहे होते हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेट तरीका होता है। दूसरा यहाँ पे रीज़न ये है कि आगे जो आप लोगों के टी स्टैटिस्टिक के चैप्टर्स आएंगे वहाँ पे वेरिएंस को ही इस्तेमाल किया जाएगा इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों को टी स्टैटिस्टिक में सैंपल वेरिएंस यूज़ करने का कहा जा रहा है। तो आपने फार्मूला कौन सा याद करना है एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर के लिए,
एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू अंडर रूट सैम्पल वेरिएंस डिवाइडेड बाय सैम्पल साइज। ओके, अच्छा यहाँ पे अब अगर आप लोग जो है वो टी स्टैटिस्टिक्स का अगर आप लोग फार्मूला बनाएं तो वो कैसे बनेगा? जो जी स्कोर का फार्मूला था वैसा ही फार्मूला रहेगा। जी स्कोर में ये होता है एम माइनस माइक्रो यानी कि पॉपुलेशन का जो मीन होता है वो, और उसके अंदर डिवाइडेड बाय क्या होता है? सिग्मा एम यानी कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट, उसकी हम लोग जो पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है? डिफरेंस इतना सा होता है कि आपने यहाँ पे जो है ना सिग्मा एम की जगह पे आप लोग एस एम लगा लेते हैं, यानी कि एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर लोग लगा लेते हैं। तो ये वाला फार्मूला टी स्कोर का आपने याद कर लेना है। टी स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल किया जाता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जब आपके पास पॉपुलेशन अननोन हो, उसका पॉपुलेशन का मीन आपको ना पता हो और उसकी जो पॉपुलेशन मीन की जो वैल्यू है वो अननोन हो। टी स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल किया जाता है। टी स्टैटिस्टिक में हम लोग डिनोमिनेटर में क्या इस्तेमाल करते हैं? एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये वाला एस एम। ठीक है, अच्छा जी स्कोर में आप लोग एक्चुअल पॉपुलेशन वेरिएंस को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो टी फार्मूला होता है इसमें आप लोग सैंपल की वेरिएंस को इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने दोनों को कंपेयर करके दिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग अच्छे से इसको अपने ज़हन नशीन कर लें। जी स्कोर को फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होता है? एम क्या है हमारे पास? सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर का क्या फार्मूला होता है? अंडर रूट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अच्छा जो टी स्कोर होता है इसमें क्या होता है? ऊपर वाला सेम वही फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड मीन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन मीन, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय आप लोग करते हैं एस एम, यानी कि एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर। एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर का क्या फार्मूला होता है? अंडर रूट एस स्क्वायर यानी कि सैंपल की वेरिएंस डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, आगे चलें। सैंपल यू मस्ट नो द सैंपल मीन बिफोर यू कैन कंप्यूट द सैंपल वेरिएंस। अच्छा, सैंपल की वेरिएंस जब आप लोगों ने फाइंड आउट करनी होती है ना, यानी कि ये वाली चीज़, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको सैंपल मीन का पता होना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की जा रही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम वो वैल्यू n-1 इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि ये वो वाली वैल्यू होती है या आप लोगों के सैंपल के वो स्कोर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेरी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये इतनी सी बात आप लोगों को याद रखनी है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू डी एफ इज इक्वल टू n-1। डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्क्राइब करती है कि सैंपल के अंदर कितने स्कोर्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं और वो फ्री टू वेरी हैं, इजीली वो चेंज हो सकते हैं। अच्छा, टी डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे टी डिस्ट्रीब्यूशन का एक सेट होता है टी वैल्यूज़ का, जिनको हम लोग हमने जो एक रैंडम सैंपल चूज़ किया होता है उससे हम लोग कंप्यूट करते हैं। ठीक है, यानी कि आपने जितनी भी टी वैल्यूज़ कैलकुलेट की अपने सैंपल से, उन सब के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? टी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। और उसके बाद टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप होती है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेट करती है आप लोगों की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को। टी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप लोग शेप देखें ना तो वो इस तरह से बन रही है। ठीक है, ये इस तरह से जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसके हिसाब से अब ये होती है कर्व, और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से आपकी ये जो कर्व्स होती है ना ये डिफरेंट आती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी ज़्यादा छोटी होती जाएगी उसकी वैल्यू कम होगी, उतनी ज़्यादा आपकी जो कर्व है ना उसकी पीक छोटी होती जाएगी, यानी कि वो फ्लैट होती जाएगी। ये बात आप लोगों ने याद रखनी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे शेप के वजह से बात कर लेते हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप चेंज होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से। स्टैटिस्टिशियंस ये कहते हैं कि जो मुख्तलिफ किस्म की आपके पास जो टी डिस्ट्रीब्यूशंस आती है ना इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसमें क्या किया जाता है कि डिफरेंट सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी फॉर ईच सैम्पल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्योंकि डिफरेंट होती है हर सैंपल की, तो इसीलिए डिफरेंट किस्म की उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनती है, डिफरेंट किस्म की उनकी कर्व्स बनती हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी पीक बड़ी होती जाएगी और वो जी स्कोर की डिस्ट्रीब्यूशन की तरह की आपकी शेप होती जाएगी। जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बेल शेप होती हैं, सिमेट्रिकल होती हैं, मीन उनका जो है वो ज़ीरो होता है जैसे जी स्कोर्स में होता है। टी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल जो जी डिस्ट्रीब्यूशन है तो होता है ना उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्यों?
स्पेशली जब आप लोगों की डिग्री ऑफ फ्रीडम छोटा होगा तो उतनी ही ज़्यादा आपकी जो कर्व है वो जी डिस्ट्रीब्यूशन से डिफरेंट होगी। क्यों? जी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, उसकी जो कर्व होती है वो बिल्कुल पीक की तरह होती है, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू जितनी छोटी होगी उतनी ज़्यादा आपकी ये जो कर्व है ना वो फ्लैट होती चली जाएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा आप लोगों की जो कर्व है वो जी डिस्ट्रीब्यूशन जैसी बनेगी। ठीक है, रीज़न क्या है क्यों फ्लैटर होती है? ये रीज़न हमें पता चलता है इनके फार्मूलाज की वजह से। जो जी और टी में जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं वहीं से ही ये डिफरेंस वगैरह आता है। यहाँ पे उन्होंने बस इतनी सी बात बताई हुई, आप लोगों को भी यहाँ पे वो इतना खपने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। प्रोपोर्शंस एंड प्रोबेबिलिटीज़ को कैसे डिटरमिन किया जाता है टी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए? टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का इस्तेमाल किया जाता है प्रोपोर्शंस जो है वो फाइंड आउट करने के लिए। और ये वाला जो टेबल है ये आपके पेपर में नहीं आता कि वो आप लोगों को कहेंगे पूरी की पूरी हमें कैलकुलेट करके बताएं, इसको आप लोग छोड़ दें, आगे आ जाएं। हाइपोथेसिस टेस्ट विद द टी स्टैटिस्टिक। टी स्टैटिस्टिक की मदद से हाइपोथेसिस कैसे टेस्ट किया जाता है? ठहने यहाँ पे मैं आगे देख लेती हूँ कि लेक्चर रहता कितना है और ज़्यादा है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, हाइपोथेसिस टेस्ट के अभी पिछला हमारे जो लेक्चर है ना उसमें हम लोग जी स्कोर को इस्तेमाल करते हुए हम लोग ने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया था। यहाँ पे हम लोग टी स्टैटिस्टिक को इस्तेमाल करके हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। इसमें वही बात है कि आप लोगों ने एक नल हाइपोथेसिस लिखना होता है जो कि कहता है कि ट्रीटमेंट का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन का मीन अनचेंज रहेगा। नल हाइपोथेसिस आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू दे देता है अननोन पॉपुलेशन मीन की। जो सैंपल का डेटा होता है वो आपको वैल्यू देता है सैंपल के मीन का। फाइनली उसके बाद क्या करते हैं कि आप लोग सैंपल डेटा से वेरिएंस और जो एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर होता है वो कैलकुलेट करते हैं। उन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए आप लोग टी फार्मूला में अपनी वैल्यूज़ जो है वो निकाल लेते हैं, जो कि हम लोग पहले भी टी फार्मूला पढ़ चुके हैं। नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप लोगों ने कंस्ट्रक्ट कैसे करना होता है? टी स्टैटिस्टिक में आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे होते हैं उन सिचुएशंस में जहाँ पे आप लोगों को पॉपुलेशन के मीन के बारे में नहीं पता होता। यानी कि टी टेस्ट में आपको पहले कोई नॉलेज नहीं होता पॉपुलेशन के मीन के बारे में या पॉपुलेशन के वेरिएंस के बारे में। नल हाइपोथेसिस में आप ये कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस आप लोगों जब पॉपुलेशन का मीन 4 होगा, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप लोग कहते हैं कि भाई जब पॉपुलेशन का जो मीन है वो नॉट इक्वल टू 4 होगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, हम लोग ऊपर कह रहे हैं कि टी टेस्ट हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आप लोगों को पॉपुलेशन के मीन के बारे में नहीं पता होता, लेकिन जहाँ पे पॉपुलेशन का मीन इक्वल टू 4 इन्होंने क्यों बता दिया? ये आप लोग आगे चलें तो आप लोगों को इसका जवाब मिलता है। फॉर एग्जांपल आपने एक सिचुएशन ये बनाई कि जो न्यू बॉर्न्स हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो अट्रैक्टिव फेसेस को देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू द लेस अट्रैक्टिव फेसेस। बच्चे लिए गए जिनकी उम्र 1 से 6 दिन की थी और उनको औरतों की फोटोग्राफ्स दिखाई गई। इनमें से जो एक फेस था वो ज़्यादा अट्रैक्टिव था एज कम्पेयर टू द अदर। ठीक है, बेबीज़ को स्क्रीन के सामने बिठाया गया, फेसेस के पेयर्स दिखाए गए थे स्क्रीन पे 20 सेकंड्स के लिए, और बेबीज़ जो हैं वो उन पेयर्स में से किसी एक पेयर को वो जो है ना वो फॉर एग्जांपल वो हम लोग ये कहते हैं कि वो ज़्यादा देखते हैं या इक्वल देते हैं। ये हम लोगों ने मतलब टाइम हमने नोट करना है, 20 सेकंड्स तक पेयर दिखाया गया, ये देखना है कि बच्चे ने कितने सेकंड्स तक किस तस्वीर को देखा। अब जितने नंबर ऑफ अब उसने कितने नंबर ऑफ सेकंड्स तक यानी कि कितने सेकंड्स तक बच्चे ने अट्रैक्टिव फेस को देखा, ये हर बच्चे का रिकॉर्ड किया गया। सपोज करें कि जो बच्चे थे वो कितने थे, 9 थे, n की वैल्यू क्या आ गई 9, सैंपल साइज इज इक्वल टू n। अब हमने ये देखा कि ऑन द एवरेज 13 सेकंड्स तक बच्चे जो है ना उन्होंने अट्रैक्टिव फेसेस को देखा था, m इज इक्वल टू 13 सेकंड्स, और हम लोग ये कहते हैं कि सैंपल की जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कितनी है हमारे पास 72। ठीक है, अब पहला स्टेप क्या होता है कि आपने हाइपोथेसिस स्टेट करना होता है और आपने अल्फा लेवल सिलेक्ट करना होता है। अच्छा, यहाँ पे आपका जो हाइपोथेसिस होगा वहाँ से आप लोग डिटरमिन कर लेते हैं अपने पॉपुलेशन मीन की वैल्यू को, क्योंकि आप लोगों को पॉपुलेशन मीन की वैल्यू पहले नहीं पता। नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो इन्फेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो किसी भी फेस को देखना नहीं प्रेफर करेंगे, यानी कि वो अट्रैक्टिव फेसेस को देखना प्रेफर नहीं करेंगे, वो ये अट्रैक्शन की बेस पे नहीं फेसेस को देखेंगे, वो वैसे ही नॉर्मली देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों फेसेस को उनको 10 सेकंड्स तक देखना चाहिए। नल हाइपोथेसिस तो यही कहता है ना। अच्छा, तो नल हाइपोथेसिस, इस बुनियाद पे हम लोग नल हाइपोथेसिस क्या बना लेंगे? नल हाइपोथेसिस पॉपुलेशन मीन यानी कि मीन जब वो अट्रैक्टिव फेस को देखेंगे तो भी कितनी देर के लिए देखेंगे, 10 सेकंड्स के लिए, और अनअट्रैक्टिव होगा तो भी 10 सेकंड्स के लिए देखेंगे, क्योंकि हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई अट्रैक्टिवनेस मैटर नहीं करती।
ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये कहेगा कि कोई एक फेज को बच्चे जो है वो प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू द अदर। अगर हमारा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो यानी कि वन टेल्ड टेस्ट हो तो उसमें क्या होगा कि हम लोग स्पेसिफाई करेंगे कि कौन से फेज को बेबी जो है वो प्रेफर करेगा। और लेकिन जो नॉन डायरेक्शनल अगर आप अपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देना है तो वो आप लोग ये कहेंगे कि भाई माइक्रो अट्रैक्टिव इज नॉट इक्वल टू 10 सेकेंड्स। यानी कि आप ये नहीं कहेंगे कि भाई ग्रेटर देन 10 सेकेंड्स वैल्यू आएगी या स्मॉलर देन आएगी, आप जस्ट कहेंगे इज नॉट इक्वल टू 10 सेकेंड्स। ओफ मेरा गला बैठ चुका है बिल्कुल। यहाँ पे आप लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करेंगे। दोनों टेल्स के लिए आप अल्फा लेवल फॉर एग्जांपल रखते हैं 0.05। स्टेप 2 क्या है, आप लोग क्रिटिकल रीजन लोकेट करेंगे। टी स्टैटिस्टिक्स में जो चीज़ होती है, टी स्टैटिस्टिक वो स्टैटिस्टिक होती है क्योंकि इसमें पॉपुलेशन वेरिएंस आपको नहीं पता होता। यहाँ पे आप लोग वैल्यूज़ लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। क्रिटिकल रीजन डिटरमिन करने से पहले आप लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज़ लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 इस तरह से आप लोग कैलकुलेट करते हैं। n हमारे पास क्या था 9, 9 - 1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 8। तीसरा स्टेप क्या होता है कि आप लोगों ने टेस्ट की स्टैटिस्टिक को आप लोगों ने कैलकुलेट करना होता है। टी टेस्ट के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है, सैंपल की वेरिएंस आप लोगों ने कैलकुलेट करनी होती है। उसके लिए ये वाला फार्मूला होता है। उसके बाद आप लोगों ने सैंपल की वेरिएंस को और सैंपल के साइज को इस्तेमाल करते हुए एस्टिमेटेड एरर को कैलकुलेट करना होता है। ये आप लोगों के पास एस्टिमेटेड एरर का फार्मूला आता है। ऊपर आप लोग ये सैंपल वेरिएंस की आप लोग वैल्यू जो है वो रखते हैं जो कि आप लोगों ने इस फार्मूला से कैलकुलेट की होती है। डिवाइड आप लोग उसको कर देते हैं n के साथ, ठीक है। और फाइनली आप लोग क्या करते हैं, टी स्टैटिस्टिक में का जो फार्मूला था उसमें आप लोग अपनी वैल्यूज़ को पुट करके तो आंसर निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका आंसर आया 3, ठीक है। यहाँ पे जो ऊपर की जो वैल्यूज़ थी ना वही लेके यहाँ पे यूज़ की गई हैं। सैंपल की वैल्यूज़ देके उसका क्या फार्मूला होता है, सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि हमें ऊपर बताई हुई थी 72 है, और DF हमने कैलकुलेट की वो कितनी आई 8, ठीक है। तो 72 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 9 आ गया। इसी तरह से इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल गया। स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 होता है कि आप लोग जो आपका नल हाइपोथेसिस होता है उसके बारे में आप लोग डिसीजन लेते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 3 आई, 3 जो है वो क्रिटिकल रीजन में आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से आप क्या करेंगे कि अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और ये कंक्लूड करेंगे कि बच्चे अट्रैक्टिव या अनअट्रैक्टिव किसी एक फेज को देखने में जो है ना वो चूज करेंगे खुद के उन्होंने कौन सा फेज देखना है। यानी कि बच्चे प्रेफर करते हैं अट्रैक्टिव या अनअट्रैक्टिव फेज को। ज़्यादा टाइम वो कंज्यूम करेंगे किसी एक फेज को देखने में। 10 सेकेंड्स वो जो है वो नहीं लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे बस इतनी सी बात है कि अट्रैक्टिव हम लोग ये यहाँ पे क्या करेंगे कि ये सैंपल का मीन हमें ये बता रहा है कि जो बेबीज हैं उनके अंदर ये टेंडेंसी पाई जाएगी कि वो अट्रैक्टिव फेज को देखने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि हमारा जो नल हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट हो चुका है, वो क्रिटिकल रीजन में आ चुका था। आगे जो टी टेस्ट की एजम्पशंस हैं, ये आगे जो आपका अगला लेक्चर आ रहा है लेक्चर नंबर 25 वो है बहुत शॉर्ट सा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये जो एजम्पशंस है ना ये हम लोग अगले लेक्चर के साथ पढ़ लेंगे। मैं आपको उसके साथ पढ़ा दूंगी क्योंकि मेरा बिल्कुल गला बैठ चुका है, मुझसे मज़ीद बोला नहीं जा रहा। तो वो वैसे भी छोटा सा लेक्चर होगा तो उसके साथ हम लोग पढ़ लेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।